बेटे गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग की क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी। हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे और अब हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानने कि हम लोग ने इस चैप्टर में किया क्या है। बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। नंबर की क्लासिफिकेशन से मतलब है मेरा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। हम लोग ने मेनली कौन कौन से नंबर्स पढ़े। सबसे पहला नंबर था प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, दूसरा था बेटा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, चौथा रैशनल और पांचवा इररेशनल नंबर। रैशनल और इररेशनल को मिला के हम लोगों ने रियल नंबर पढ़े और उन्हीं पे हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। जैसे जब रैशनल नंबर आता है, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि उसकी कोई सपोज करिए वैल्यू लिखी है 2/5, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है या किस प्रकार की भिन्न है। तो आपने क्या किया, 2/5 को सॉल्व करना शुरू किया। आपने क्या किया, 5 से 2 को डिवाइड किया। आप देख रहे हो कि आंसर आ रहा है 0.4 और आपके पास रिमाइंडर 0 बचा जा रहा है। तो आप कहोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू है। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास रिमाइंडर या शेषफल 0 बच रहा है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि आप 1/7 की वैल्यू निकालो तो आप डिवाइड करते जाओगे लेकिन कभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करेंगे आज। कौन सी एक्सरसाइज बेटा ये हम लोगों की? एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है बेटे? वो कह रहा है कि इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 142,857 बार, है ना, देन फाइंड 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। अब यहाँ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर उन्होंने मुझे गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है बेटा 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार में। बार का मतलब क्या होता है कि 7 के बाद फिर से यहां से 1 से लेकर 7 तक संख्याएं रिपीट हो जाएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो यदि मैं 1/7 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2/7, है ना। तो मैं इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो राइट हैंड साइड में मेरे पास वैल्यू दी हुई थी 142,857। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। 142,857 मल्टीप्लाइड विद 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। आंसर हम लोग के पास क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे 0.285714 बार लगा है, तो बार लगा दीजिए। बात समझ में आई? देखिए जब हमें ये पता है कि कोई भी, सपोज करिए आप मार्केट गए और आपको मार्केट से एक पेन लेना है, एक पेन की कॉस्ट आपको पता है कि 10 रुपए है, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? आप सीधे सीधे क्या करोगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इसको 1 समझ लो, 1/7 को, है ना। 1/7 की वैल्यू आपको पता है, तो 2/7 क्या होगा, उसी का जस्ट डबल। अब सिमिलरली मैं आगे बढ़ता हूं, 1/7 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई वो क्या बन जाएगा, 3/7 बन जाएगा। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सीधी सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 142,857 बार में। इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए 142,857 मल्टीप्लाइड विद 3, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, 2 17, कैरी 1 3 8 जा 24, 1 25,
कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और 8 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और 4। वैल्यू क्या आएगी देखिए 0.428571 बार। बात समझ में आई बेटे? इसी तरह यदि हमें क्या करना होगा बेटे, 4 के लिए निकालना होगा, 4/7 के लिए निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा देखिए, नोट कर रहा हूं, 4/7 के लिए यदि मुझे निकालनी है कोई वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा देखिए, 1/7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या बेटा, 4/7। तो मैं राइट हैंड साइड में भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 इंटू 0.142857 बार में। देखिए 0.142857 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 ज़ा 28, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 4 8 ज़ा 32, 4 32 और 2 34, 4 लिख लिया मैंने, 3 कैरी में ले लिया, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 5। वैल्यू कितनी आ गई, 0.571428 बार में। उसी तरह जब मुझे क्या करना होगा, 5/7 निकालना है, तो मैं 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 5/7। राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, जो मुझे बार में वैल्यू दी हुई है 142,857, मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका आंसर आप मुझे निकाल कर बताओगे। सिंपल क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं ये आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं। चलिए लास्ट पे आते हैं। अब सपोज मुझे 1/7 से 6/7 की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूं, 1/7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 बार में। इसकी भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे और निकाल कर बताएंगे। यहां पे हम लोगों ने क्या किया भाई, मुझे एक क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, उसके मल्टीपल जितनी भी क्वांटिटीज मुझसे पूछी गई थी मैंने उतनी निकाल ली। देखिए 1/7 की वैल्यू गिवन थी, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो 2/7 की वैल्यू आ गई। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/7 की वैल्यू आ गई। 4 से करेंगे तो 4/7 की आ गई। इसी तरह हमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम लोग सब मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी से इतना नोट करिए, और ये 5/7 और 6/7 की वैल्यू आप अपने आप निकालेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए बेटा आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। पूछा क्या है उसने क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे, उसने कहा है कि हमें कुछ डेसिमल्स में वैल्यूज दी हुई हैं, उसको हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, 0.6 बार। पार्ट 1 हमें क्या करना है, 0.6 बार को किस में कन्वर्ट करना है, p/q में कन्वर्ट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो स्टेप्स नोट करवा दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने नंबर पर बार लगा हुआ है। ठीक, कितने नंबर पर बार लगा हुआ है, इसको आप सेकंड स्टेप कर लीजिए। पहला स्टेप आप मानिए कि दी हुई संख्या को या गिवन नंबर जो है उसको आप क्या मान लो, x मान लो। आप क्या करोगे, गिवन नंबर को क्या मानोगे बेटा, x मानोगे। ठीक, फिर आपने ये देख लिया कि कितने नंबर पर बार लगा हुआ है, आपने उसे काउंट कर लिया। स्टेप नंबर 3 पे आपने क्या किया, x को सेम, x को 10 की पावर n से
मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, 10 की पावर n से, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, 0.6 बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x बराबर 0.6 बार लिखा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 1 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। अच्छा, ये 0.6 जो बार लिखा हुआ ये ऐसे होता है, 0.66666 रिपीट होता रहता है इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो 10 की पावर 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.666। देखिए यही तो हुआ। हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, दिए हुए नंबर को x मान लिया, फिर ये देखा कि कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, बार एक नंबर पे लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो इक्वेशन आई है x बराबर 0.6 बार, उसको उतने ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोगों ने क्या किया, देखिए एक नंबर रिपीट था तो हम लोगों ने 10 की पावर 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 10 की पावर x इज इक्वल टू 6.6666 सो ऑन, ठीक। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो हम लोग की इक्वेशन आई है, इक्वेशन को x से घटा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को x से घटा देंगे। अब देखिए 10x ये आया, हम लोग क्या करेंगे, इसको x से घटा देंगे। x की वैल्यू क्या थी, 0.66666, हम घटा देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10x माइनस x मतलब 9x, है ना। और 6.6666 माइनस 0.6666, तो ये देखिए ये जो पॉइंट के दोनों तरफ है, ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बचेगा, 6, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब देखिए 9x बराबर 6 आया, तो x बराबर क्या आएगा, 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2/3। हम लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन नंबर को x मानना है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि कितना नंबर रिपीट हो रहा है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, उसे काउंट कर लेंगे और x को दोनों तरफ उतनी ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे केवल 0.6 था, रिपीट हो रहा था, अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई 0.6 नहीं रिपीट हो रहा है, 0.45 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, x बराबर 0.45 बार माना। 0.45 बार का मतलब क्या है भाई, कि 0.454545 रिपीट हो रहा होगा, है ना। ये यहां तक हो गया, पहला स्टेप हो गया। हम लोग ये देखेंगे कितने नंबर पे बार लगा हुआ था भाई, 2 नंबर पे लगा हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर जितने पे बार लगा हुआ है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 10 की पावर 2 इंटू 0.454545। अब 10 की पावर 2 कितना होता है, 100, तो 100x बराबर, अब 10 की पावर 2 है तो ये 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 45.4545। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इक्वेशन को x से घटा दीजिए। अब माइनस करना है x से, x की वैल्यू कितनी थी, 0.4545, माइनस करिए तो देखिए ये और ये 0 कर देगा, वैल्यू क्या बचेगा राइट हैंड साइड में 45, और यहाँ पे क्या बचेगा 99x। फिर x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 45 डिवाइडेड बाय 99, या देखिए 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 1 जा 3, 1 कैरी 1 5 15, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से कटेगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये वैल्यू आ जाएगी क्या 5/11। बात समझ में आई। हम लोगों को बस यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या करना है, डेसिमल्स को पॉइंट में कन्वर्ट करना है या डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे इसके।
देखिए बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको x मान लीजिए, फिर ये देखिए कितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है उन्हें काउंट कर लीजिए, फिर क्या करिए जो आपने x माना है उसको दोनों तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 10 की पावर n से। जैसे 2 नंबर रिपीट है तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100। 3 नंबर रिपीट है तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 1000। आपको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। फिर अगले लाइन में क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है आपको, अगले स्टेप में आपको वो जो इक्वेशन आई है उसको माइनस कर देना है x से। जब आप x से माइनस करेंगे तो आपके पास एक रेखीय समीकरण बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगी, जिससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए 0.6 बार, ये अभी हम लोग ने सॉल्व किया था, लेकिन फिर से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए भाई, मैंने माना x बराबर 0.6 बार। अब x बराबर 0.6 बार है तो मतलब 6 रिपीट हो रहा होगा। मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया इसको। चलिए मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब मैं देख रहा हूँ रिपीट कितनी संख्या हो रही थी, एक ही हो रही थी ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है भाई, 10 ही होता है। ठीक, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.666666, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब मैं क्या करूं भाई, मैं 2 से 1 को माइनस करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करूंगा। तो देखिए क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू क्या आया था मेरे पास बेटा, 6.666666, और x बराबर क्या आया था, 0.666666। अब देखिए दशमलव के दूसरी तरफ, डेसिमल के दूसरी तरफ वैल्यू सेम है, तो ये क्या बना देगा, 0। और जब दशमलव की दूसरी तरफ 0 है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। ये यहां से बचेगा क्या, 6, और इधर क्या बचेगा, 9x। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6/9 या 2/3। डन। मतलब 0.6 बार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3 की तरह लिख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इसी के, जल्दी से। पार्ट 2 क्या है बेटा, हमें करना है 0.47, 0.47, और उस पे बार लगा है केवल 7 पे। हाँ बिल्कुल, इस पे बार लगा है केवल 7 पे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो बेटे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है और साथ में एक वैल्यू और है। या इसको यदि मैं एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो वो किस तरह से है, 0.4 फिर 7 रिपीट है ना, 7 रिपीट है इनफाइनाइट टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहला काम तो वही कि x बराबर मान लो क्या, 0.477777, है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई क्वेश्चन को इजी करने के लिए जो केवल रिपीट वाला टर्म होता है वो मैं डेसिमल की दूसरे साइड रखता हूं। बाकी ये जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये जो रिपीट नहीं हो रहा है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यदि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477777, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 10x इज इक्वल टू 4.77777 बन जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10x इज इक्वल टू भाई 4 अलग कर लो और उसमें 0.77777 ऐड कर दो, है ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब बात ये आती है कि भाई मैं 0.77 को क्या लिख सकता हूँ। यदि आपको याद हो, चलिए मैंने इसको क्या मान लिया भाई, y मान लिया, y बराबर 0.7777 सब दिया हुआ है। मैंने क्या देखा कि एक ही संख्या तो रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या कहा भाई 10y बराबर 7.77777। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से y माइनस कर दूंगा 0.777 माइनस किया
तो मेरे पास क्या बचा 9y बराबर 7, y बराबर क्या बचेगा 7/9। तो मतलब मैं यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 7/9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बेटे? ये चीज मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 7/9 लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने किया क्या है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब भाई क्वेश्चन में डेसिमल के दूसरे साइड पे कोई ऐसी वैल्यू लिखी है जिसमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ नहीं भी रिपीट हो रहे हैं, तो जो टर्म रिपीट नहीं होता है बेटा उसको मैं ले आता हूँ डेसिमल के दूसरे साइड पे। कैसे? 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके जितनी भी संख्याएं हो उसको आप दूसरी साइड ले आओ। बात समझ में आई? इतनी चीज मुझे लग रहा है समझ में आती है ना? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अब ये 4 तो आ गया है दूसरी साइड पर आ गया है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मेरे पास डेसिमल की दूसरे साइड केवल ऐसे ही टर्म बचे होंगे जो रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा कि 0.7 रिपीट हो रहा है, तो 0.7 को मैंने अपने वही पुराने वाले नियम से क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास क्या आ गया है, देखिए 10x बराबर 4 प्लस 7/9। ये क्या है बेटा मेरे पास वैल्यू? ये वैल्यू है मेरे पास 10x की। बात समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा? 10x की। चलिए जरा इसको ऐड करते हैं। देखिए 10x बराबर 9 4 जा 36 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। तो यहां से क्या बचेगा बेटे? 10x इज इक्वल टू 36 और 7 43 डिवाइडेड बाय 9। अब क्या बचेगा? देखिए x को मैं अकेले रख लूंगा और 10 को क्या ले आऊंगा डिनोमिनेटर में, 10 इंटू 9। तो ये वैल्यू यहां से क्या बचेगी? x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाय 90। इस क्वेश्चन में हमें बस ध्यान ये रखना है कि भाई जो टर्म रिपीट ना हो रहे हो उसे डेसिमल के दूसरे साइड ले आओ। बाकी फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाओ जो हम लोग लगाते थे और उसके बाद क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। रिपीट वाले टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर फ्रैक्शन को और होल नंबर को जोड़ दो, फिर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ और x की वैल्यू निकाल लो। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसी के थर्ड पार्ट पे हम लोग आएंगे। डन बेटे? चलिए आते हैं हम लोग बेटा इसी के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका बेटे, हमसे कह रहा है कि हमें 0.001 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजीली होगा। सबसे पहला काम क्या भाई, आप मानो जो गिवन नंबर है उसको x के बराबर 0.001 बार मान लिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें रिपीट कितने टर्म हो रहे हैं, 1 2 3। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना? हमें पता है भाई कि 10 की पावर 1 होता है 10, 10 की पावर 2 होता है 100 और 10 की पावर 3 होता है क्या? 1000। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी देखिएगा, 1000x इज इक्वल टू 1000। अब ये 0.001 था ना, तो 001 फिर 001 फिर 001, यही तो रिपीट हो रहा है। चलिए ये वैल्यू मेरे पास आ गई। देखिए 1000x इज इक्वल टू, अब 1 2 3 3 है ना, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डेसिमल को 3 जीरो आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो 1.001 001 001। चलिए ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 1।
यदि मैं क्या करूं भाई, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को घटा दूं, देखिए क्या होगा, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 और अपॉन, या सॉरी अपॉन कह रहा हूं, माइनस x इज इक्वल टू 0.001001. अब देखिए पॉइंट के दोनों साइड डिजिट सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 1 माइनस 0 क्या बना देगा बेटा, 1. लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1000 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 999x. अब देखिए ये 999 मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड हर में ले आऊंगा, डिनोमिनेटर में ले आऊंगा. तो x बराबर 1/999 आया और x क्या था बेटा, 0.001 बार. तो मैं x बराबर 0.001 बार को कैसे लिख सकता हूं भाई, 1/999. डन बेटा. तो मैं 0.001 बार को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1/999. डन बेटे. जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डन बेटे. चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था, सी पार्ट था. अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि 0.99999 को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं मैं, रिप्रेजेंट 0.99999 in the form of p by q. p by q means फ्रैक्शन के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है. वही पुराना काम, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, दिए हुए नंबर को क्या मान लोगे, x मान लोगे. मान लिया. अब देखोगे रिपीट कितने टर्म हो रहे हैं, एक ही टर्म तो हो रहा है, तो दोनों तरफ 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया. ये हो गया 10x इज इक्वल टू 9.99999. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. चलिए वही काम करते हैं जो अभी तक करते हुए आए हैं. इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे. तो जब 2 से 1 को माइनस करने की बात आएगी तो भाई लिखो 10x इज इक्वल टू 9.99999 और x इज इक्वल टू क्या भाई, ये आ जाएगा 0.9999. अब जरा माइनस कीजिए. जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी, देखिए दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं डेसिमल के, तो वो अपने आप काउंटर हो जाएंगी और 0 दे देंगी. तो ये बचेगी 9 और यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 9x. x बराबर क्या बचेगा बेटा, 9/9. और मुझे पता है कि x बराबर 9/9 है तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो वो क्या आंसर देते हैं, 1. तो क्या भाई मैं 0.99999 को 1 लिख सकता हूँ, नहीं, ऐसा होता नहीं. लेकिन यार बात ये चीज़ इसकी आती है ना कि एक मैं कंपैरिजन करता हूँ. जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास कुछ 10 लाख रुपए हैं, है ना, आपके पास कुछ 10 लाख रुपए हैं और उसमें से 1 रुपए आपके पास से खो गया, है ना. तो क्या आपकी मेंटालिटी पे या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. कारण क्या, क्योंकि 10 लाख रुपए के सामने 1 रुपए
बहुत छोटा है। अब वैसे हर रुपए की, हर पैसे की अपनी कीमत होती है, लेकिन भाई यहाँ पे मैं कंपैरिजन यदि करूँ कि आपके पास एक जगह 10 लाख रुपए रखे हो, एक बार एक जगह 1 रुपए रखे हो, तो आप क्या लेंगे? तो आप 10 ही लाख रुपए लेंगे ना, आप एक को इग्नोर करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है भाई, एक बनने में इसके पास बहुत छोटी सी वैल्यू कम थी, तो हमने क्या माना कि भाई बहुत छोटी सी वैल्यू कम है तो मैं इसको 1 के बराबर भी मान सकता हूँ। लेकिन यदि क्लियरिटी के टर्म में बात करें तो ये 1 के बराबर नहीं है, 1 से बहुत छोटा सा अंश कम है। ठीक, तो जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वही पुराना रूल यूज करते हैं। कौन सा? सबसे पहले x मानिए, फिर जितना भी नंबर रिपीट हो रहा है उसे काउंट कीजिए, उतनी ही 10 की पावर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दीजिए, फिर क्या करिए, x के साथ जो नंबर लिखा हो उसको दूसरी साइड हर में भेज दीजिए, डिनोमिनेटर में भेज दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने यहाँ पे डिजिट नहीं चेंज की भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। जल्दी से नोट करिए। डन बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो वो कह रहा है इन 1/7 after how much divisions numbers tends to repeat themselves। देखिए वो कह रहा है कि 1/17 मतलब 17 से जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो कब ऐसी कंडीशन आएगी, कितने टर्मिनेशन के बाद या कितनी बार हम लोग ये भाग करें, डिवाइड करें कि जो मेरे पास भागफल आ रहा है, क्वोशंट आ रहा है, वो क्या करे, अपने आप को रिपीट करने लगे। तो चलिए बहुत इजीली इसको करके देखते हैं। बहुत इजीली होगा, बस क्या है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। 17 से मुझे क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, अभी भी छोटा है 10, सीधी सी बात है, तो 0 लगाइए, 0 बढ़ाइए। 17 5 ज़ा 85, रिमेनिंग 15। ठीक है, छोटा है, 0 लगाइए, सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, अब 17 9 जा कितना होता है बेटा, 153, बड़ा है। 17 8 जा कितना होता है, काउंट करिए जल्दी से, 5 में 85, 6 में 102, 7 में 109 और 8 में कितना बेटा 126 है ना, नहीं 136, चलिए 136, रिमेनिंग कितना 14, 0 बढ़ाइए। ठीक, फिर से 8 पे 136, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, रिमेनिंग कितना 4, 0 बढ़ाइए। 7 2 ज़ा 34, अभी देखिए रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है। 6, 0 बढ़ाइए। 7 3 ज़ा 51, रिमाइंडर 9, 0 बढ़ाइए। 0 बढ़ाने के बाद 7 5 ज़ा 85, रिमाइंडर 5, 0 बढ़ाइए। 7 2 ज़ा 34, रिमाइंडर 16 है ना। अब 16 के बाद अब 0 बढ़ाइए, कितना 0 बढ़ाइए, तो 17 9 ज़ा कितना होता है 153, रिमाइंडर 7, 0 बढ़ाइए। 17 4 ज़ा 68, रिमाइंडर 2, 0 बढ़ाइए। ठीक, 17 1 ज़ा 17, ठीक, 0 बढ़ाइए, 3 बचेगा, 3 के बाद क्या करेंगे, अब 0 बढ़ाएंगे। 17 1 ज़ा 17, रिमाइंडर 13, 0 बढ़ाइए। 0 बढ़ाया हम लोगों ने,
ये क्या बचेगा 17 7 जा 119, रिमाइंडर 11, 0 बढ़ाइए। 17 6 जा 102, रिमाइंडर 8, 0 बढ़ाइए। 17 4 जा 68, रिमाइंडर 12, 0 बढ़ाइए। 17 7 जा 119, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। अब आपको क्या करना है, देखिए आप 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी देखिए क्या है, 10 छोटा है 17 से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे नीचे 0 बढ़ाएंगे। आप जैसे ही देखेंगे कि भाई 0 आ गया, 0 यहाँ पे भी था, मेरे पास स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी 100, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है 100, मतलब अब क्या होगा, यहाँ से वो रिपीट होना शुरू कर जाएगा, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। अब मैं देखता हूं कि मैंने कितनी बार डिवीजन किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 बार डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। ये जो भागफल आया है ये रिपीट होने लगेगा। तो मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे क्या बेटा, आफ्टर 16 इटरेशंस, इटरेशंस मतलब प्रयास, है ना, इटरेशन मतलब प्रयास या चरण, आप जो भी बोल लें, मतलब इतने चरणों के बाद, इतनी बार डिवाइड करने के बाद क्या होगी, वैल्यू टेंस टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब जब हम लोग 16 बार डिवीजन कर लेंगे 17 से 1 को, तो क्या होगा, वैल्यू फिर से रिपीट होना शुरू कर जाएगी। बात समझ में आई? जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डन बेटे, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो हमसे क्या कह रहा है कि p/q के रूप के रैशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लीजिए और ऐसा कोई नियम बताइए जिससे हम लोग ये कह सकें कि यदि ये हो रहा है तो वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत इजीली होगा ये क्वेश्चन भी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जिससे मैं किसी भी संख्या को डिवाइड करूं, मैं कह रहा हूं किसी भी संख्या को डिवाइड करूं तो मुझे टर्मिनेटेड डेसिमल्स ही मिलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं 2 से डिवाइड करूं या मैं 5 से डिवाइड करूं, आंसर में रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे मैंने कह दिया कि 7047, मैंने एक नंबर ले लिया है ना, और इसको मैं यदि 2 से डिवाइड करता हूं, देखिए मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया 7047 को, तो 7 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, 7 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, देखिए रिमाइंडर 0 बचा। तो मतलब ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो रही है। आप इसी तरह नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ले लो, वो हर डिजिट जो आप सोच सकते हो जो मैथ में बनी है ना, वो 2 से हमेशा पूरी तरह से टर्मिनेट होगी ही होगी। पूरी तरह से टर्मिनेट होने का मतलब क्या है कि बेटा उसमें रिमाइंडर 0 ही बचेगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक, चलिए अब इसी को मैं 5 से जरा डिवाइड करके देखता हूं। ठीक, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 0, 5 4 जा 20 0। अब यहाँ पे क्या है, 4 इससे छोटा है
तो भाई मैं क्या करूंगा, 0 लगाऊंगा और नेक्स्ट डिजिट लिख लूंगा, है ना। तो क्या होगा, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 2। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, है ना। 5 4 जा कैंसिल हो। तो 5 से भी मैं देख रहा हूं कि रिमाइंडर 0 ही बच रहा है। ये तो मैंने आपको केवल एक नंबर का एग्जाम्पल दिया। आप जो भी नंबर इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी आप सोच लो, है ना बेटा। आप उसको 2 से या 5 से, ईदर 2 और 5, आप इन दोनों डिजिट से डिवाइड यदि करने की कोशिश करोगे बेटा, तो उसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि भाई p बाई क्यू में q की कोई ऐसी वैल्यू बताओ, मतलब डिनोमिनेटर की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिससे हमें हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिले। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई p बाई क्यू में यदि q की वैल्यू 2 या 5 है तो हमें जो डेसिमल मिलेगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। देखिए मैं आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। इन p बाई q if q is 2 or 5, then the value of p by q will always be a टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने आपसे कहा कि यदि q मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 या 5 है तो जो मेरा दशमलव आएगा वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बात समझ में आई? चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हम लोगों का बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं चेंज किया था, आप चेंज कर लीजिएगा। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे कितने हैं बेटा हम लोगों के पास, 7 8 9। बहुत इजीली 3 क्वेश्चन बचे हुए हम लोग के, 7 8 9। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से उसको भी कंप्लीट करेंगे। नोटेड बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों का हो चुका है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 8 9 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। जल्दी से इसी सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 उसने हमसे कहा है, गिव एनी 3 नॉन टर्मिनेटिंग irrational number। irrational number मैंने जब ये कॉन्सेप्ट शुरू कराया था, मैंने आपसे तभी कहा था कि भाई irrational नंबर वो होते हैं जिनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, या बहुत आसान भाषा में आपसे कहूँ तो मतलब उनको जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो कभी भी डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। मीन्स रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बचेगा, शेषफल कभी भी 0 नहीं बचेगा। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले दिमाग में हम लोग के क्या नाम आना चाहिए, आना चाहिए पाई। ठीक है, पहली क्या वैल्यू हो गई, पाई। दूसरी क्या, कोई भी ऐसी वैल्यू जो अंडर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 है ना। 4 के बाद हम लोग कह सकते हैं 9, 9 के बाद 16, ठीक है, 16 के बाद 25, 36, 49 है ना, 64, 81, 100, मतलब जितनी भी वैल्यू है हम लोग कह सकते हैं, जितनी भी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो हमें टर्मिनेटिंग वैल्यू देंगी, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं देंगी। जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि ये क्या दे देता है, 2 दे देता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखे भी दे रहा हूं, एवरी
नंबर which is in under root except perfect square are क्या होते हैं बेटा? वो नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर, नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर। मैंने आपसे कहा हर वो संख्या जो अंडर रूट में है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगी बेटा? अशांत ही होगी। अशांत का मतलब उसमें कभी भी शेषफल 0 नहीं होगा। तो आप ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो, जितनी आप सोचना चाहो आप उतनी वैल्यूज लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।